हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोक पर स्वागत है। सो लेट क्लास। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल स्टार्टेड। तो हमारा पहला शब्द क्या है? हमारा पहला शब्द है बस एक। हमारा पहला शब्द क्या है? मफल्ड। मफल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं, आवाज की अगर हम इन जनरल बात करें, तो वो आवाज जो है वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। मफल्ड वॉइस का हो गया, मफल्ड क्राई हो गया। सो हम यहाँ पे ये साउंड ही तो है ये। अगर हम साउंड की बात करें तो वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कैन नॉट बी हर्ड क्लियरली। उसको आप पूरी तरीके से साफ साफ तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत मतलब जैसे वो पर्सन है बहुत धीरे से बोल रहा है, या आपके और उसके बीच में डिस्टेंस हो गया है जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मफल्ड का मतलब क्या हो गया? मफल्ड जैसे कोई इंसान है वो रो रहा है, सो मफल्ड क्राई। तो वो कैसे रो रहा है कि उसकी जो रोने की आवाज है वो आपको क्लियरली नहीं सुनाई पड़ रही है। मफल्ड वॉइस भी हो सकता है। तो अगर हम किसी भी साउंड को बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब ऑडिबल है बट क्लियर नहीं, आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो उस बात को। ठीक है। तो मैंने बोला क्राई साउंड, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। सिनोनिम्स में देखें, म्यूट हो सकता है, म्यूट भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बोला ना सॉफ्ट तरीके से वो इंसान बोल रहा है, सॉफ्टन। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, ये सॉफ्ट, सॉफ्ट प्लस en लगा के वर्ब बनाया। अब देखो, अब हमने क्या बना है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाया, तो ये बन गया हमारा ed लगा दिया, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये ed हो गया। सॉफ्टन्ड, सबड्यूड। सबड्यू का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को दाबना। साउंड प्रूफिंग हम लोग अपने रूम में करते हैं, जैसे बाहर की आवाज अंदर ना आए, अंदर की आवाज बाहर ना जाए, एको वगैरह भी ना हो, तो वो भी साउंड प्रूफ हो गया। तब जिससे क्या होगा कि जो बाहर के लोग हैं उनको हल्की सी ही आवाज सुनाई दे रही है, पूरी क्लियर आवाज उनको सुनाई नहीं देगी। एंटोनिम्स में क्या होगा? एकदम एम्पलीफाइड, एकदम पूरी बढ़ के। जैसे आप लोग देखते हैं जब घर में सत्संग वगैरह होता है तो क्या करते हैं कि वो माइक लगा देते हैं ना, उसका ये इतना बड़ा सा मुंह होता है, तो ये क्या करता है, ये वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, वॉइस को और बड़ा कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, लाउड हो जाती है वॉइस। तो आई कुड हियर मफल्ड वॉइस फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, मतलब जो दूसरा रूम है ना उससे मैं बुदबुदाने की या हल्की हल्की आवाज सुन पा रही हूँ। यहाँ तक डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वाइप आउट। वाइप आउट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को मिटा देना, उसको खत्म कर देना, उसको साफ कर देना। जैसे कहते हैं ना वाइप दिस आउट, मतलब इसको क्लीन कर दो। इसको क्लीन कर दो। अगर हम जैसे बोल दे रहे हैं कि किसी चीज को तबाह कर दिया, तो वो उस चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमने उसको बोला साफ कर दो, मतलब अगर आप रियल में इसका मीनिंग देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वाइप दिस आउट, वाइप दिस मैस आउट, मतलब ये जो पूरी गंदगी फैली हुई है ना इसको साफ कर दो। साफ कर दो, उसको खत्म कर दो। और कोई चीज को खत्म करने की बात हो रही तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। एक और दूसरा मीनिंग हो जाता है वाइप आउट का, जब आप एक्सट्रीमली थक जाते हैं, जब आप एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाते हैं, उसको भी वाइप आउट वहां पे आप यूज यूज कर सकते हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? उसको जड़ से खत्म कर दिया, इरेज कर दिया, एबॉलिश करना, डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर जब आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हैं, आप टायर्ड हैं, अगर एंटोनिम्स में देखेंगे तो हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, सेव, कंजर्व। ठीक है। मैंने इसके दोनों मीनिंग रखे हैं, एक डिस्ट्रॉय वाले सेंस में और एक टायर्ड वाले सेंस में। तो देखते हैं, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ कैंपेन टू वाइप आउट मलेरिया। तो यहाँ पे वाइप आउट का मतलब क्या हुआ? इरेडिकेट करना, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है? एक कैंपेन शुरू किया है मलेरिया को वाइप आउट करने का, मलेरिया को कंप्लीटली खत्म कर देने का। जैसे आफ्टर सच अ लॉन्ग डे आई एम कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नाउ, जैसे होता है ना कि जब रात होती है तो उसके बाद कोई क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं कम्प्लीटली थक चुकी हूँ। आफ्टर सच अ लॉन्ग डे, इतना लंबे दिनों के बाद ना, नाउ आई एम कम्प्लीटली वाइप्ड आउट मीन्स आई एम कम्प्लीटली टायर्ड, आई कांट डू एनीथिंग, राइट। सो
तो 2 वर्ड हमने किए। मफल्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। या दूसरा वर्ड हुआ वाइप्ड आउट। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब होता है उस किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, उसका ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली और टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड। ये 2 शब्द हमने कर लिए, आगे करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज का समापन, है ना? उस वो अपनी चीज, वो चीज अपने अंत तक पहुंच गई है, उसका समापन हो गया है, वो कंप्लीट हो गई है। और कोई नतीजा निकाल लिया है आपने, किसी एंड तक आप पहुंच गए हैं, कोई एंड रिजल्ट आपने निकाल लिया है। तो समापन हो गया, नतीजा निकालना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, किसी चीज का कंप्लीट होना, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। मूवी खत्म कैसे होती है? जब कल्मिनेट हो गई मूवी, अब तो मतलब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। तो कल्मिनेट होने का मतलब होता है वो अपने एंड पॉइंट पे आ जाना। सो टू कम टू एन एंड और टू रीच टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स हो गया, मूवी कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, पीक हो गया, उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, सबमिट का हाईएस्ट पॉइंट। कंक्लूड हो जाना, कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे देयर आर्ग्यूमेंट कल्मिनेटेड विद सेपरेशन, तो अब उनका जो आर्ग्यूमेंट था ना, जो उनकी बहस थी ना, वो किस चीज़ पे जाके ख़त्म हुई? उनके सेपरेशन पे। तो उनकी जो बहसें होती थी, जो उनमें लड़ाइयाँ होती थी, वो किस चीज़ पे जाके कंप्लीट हुई? उनकी कल्मिनेशन किस चीज़ पे हुई? उनके सेपरेशन पे। अलग हो गए तो लड़ाइयाँ बंद हो गई, वरना लड़ाइयों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। खत्म हो गई वो चीज़, एंड हो गई वो चीज़, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई वो चीज़। अब इसका शुरुआत होगा, एंटोनिम्स होगा, तो स्टार्ट है, बिगिन है, कमेंस है। ये सिनोनिम्स, इन एंटोनिम्स हो गए। सो कल्मिनेट होना मतलब किसी चीज का कंप्लीट होना, खत्म होना। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना, समापन हो गया, नतीजा निकल गया भैया। क्या नतीजा निकला है? कि सेपरेशन ही यहाँ का सॉल्यूशन है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट क्लाइमैक्स हो गया, अब तो तुम्हारी हद हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये जो लड़ाइयाँ थी किस चीज पे खत्म हो गई? उनके सेपरेशन पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मिराक्यूलस। मिराक्यूलस का मतलब होता है एकदम, जैसे मिराकल आपने सुना होगा, मिराकल एकदम जादू हो गया, चमत्कार। मिराकल मतलब एकदम चमत्कार, है ना, जादू। तो मिराकुलस वही मिराकल से मिराकुलस बना है, ओ यू एस लगा के हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। तो मिराक्यूलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो चमत्कार पूर्ण है। तो ऐसे तरीके से जो चीज एकदम सरप्राइजिंग है और जिसको विश्वास कर पाना मुश्किल है। मिरेक्युलस यही तो, मिरेकल यही तो होता है जिसको विश्वास नहीं कर पाते, ये कैसे हो गया, वो एकदम हमें अचंभे में डाल देती है। वैसी चीजें होती हैं। सो मिरेकुलस का मतलब क्या हुआ? इन अ वे दैट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड और डिफिकल्ट टू बिलीव। सुपर ह्यूमन, अगर किसी के पास ऐसी पावर है ना, मतलब बहुत बहुत जानलेवा घटना के बाद में वो इंसान बच गया, एकदम फेटल जान, मतलब वो एक्सीडेंट था, लेकिन वो इंसान बच गया, तो आप क्या कहेंगे? दैट वाज मिराक्यूलस, दैट वाज मिराक्यूलस। तो मिराक्यूलस मतलब एकदम चमत्कारपूर्ण था, तुम्हारा जो बचना था एकदम मिराक्यूलस था, एकदम चमत्कारपूर्ण था। वो चीज एकदम मैजिकल है, सुपर है, फिनोमिनल है, मतलब वो अनयूजुअल है वो चीज़, उसको विश्वास कर पाना मुश्किल है। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है। हमारी नॉर्मल जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, उससे एकदम अलग है वो चीज़। टिपिकल का मतलब नॉर्मल होता है, जनरल जो चीज़ें हैं, जो हमारा रूटीन है, यूजुअल है, एवरीडे लाइफ है, कुछ नया। तो जो उसकी मेमोरी है ना, इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मिराक्युलस, मतलब उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प है कि वो किसी चमत्कार से कम ही नहीं लगता है। उसको जो याद रहती हैं चीज़ें, वो एकदम किसी चमत्कार से कम नहीं। या कोई कोई छोटा बच्चा है जो अभी यंग एज में ही है, और उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि ओ गॉड, तो आप कह सकते हो, माय गॉड, हर मेमोरी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकुलस। तब इसकी जो मेमोरी है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। डन है जी? आगे देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कन्विंस। कन्विंस करना मतलब किसी को राजी करना, कन्विंस करना मतलब किसी को राजी करना। तो उसको आप राजी कर रहे हो, या फिर आप उसको अपनी बात के ऊपर विश्वास दिला रहे हो। तो दिलाना, करना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, सॉरी, वर्ब है, क्योंकि क्रिया है, विशेषता है। तो कन्विंस मतलब किसी को विश्वास दिलाना, उसको राजी करना। तो टू कॉज समवन टू बिलीव समथिंग और टू डू समथिंग, तो आप किसी से कुछ करवा रहे हो, कि आप उस पे विश्वास करवा रहे हो कि भाई देखो मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। या फिर आप उसको मना रहे हो कि आप वो काम करो। सो कन्विंस करना मतलब उसको विश्वास दिलाना, राजी करना। सिनोनिम्स परसुएड हो जाएगा, परसुएड, इंड्यूस, अर्ज।
अर्ज का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट के सेंस में जा रहा है। अर्ज करना मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, उसको अश्योर भी कर रहे हो ना, तभी तो आप उससे कुछ करवा पा रहे हो। उसको अश्योर कर रहे हो, आप उसको विश्वास दिला रहे हो, तो अश्योर कर रहे हो। इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे शी इज इन्फ्लुएंसर, शी इज इन्फ्लुएंसर। व्हाट इज द इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर का काम क्या? इन्फ्लुएंस करना। तो इफ यू आर इन्फ्लुएंसर एंड इफ यू आर फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर, देन यू हैव टू बी अवेयर कि वो इन्फ्लुएंसर आपको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस प्रकार से आपके लाइफ में वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इन्फ्लुएंसर, अपना जिस पर्सन को आप ज़्यादा देख रहे हैं उसको ढंग से चुने, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वैसी चीज़ें ही हम अपने आप होने लग जाती हैं, हम बिहेव करने लग जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। अपना जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, इसको थोड़ा ढंग से चुनिए ना। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, या जैसे अभी दिव्या देशमुख, ऐसे लोगों को लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बनाते हैं। पता नहीं किसको तुम लोग इन्फ्लुएंसर बना के बैठे हो। इन्फ्लुएंसर सही लोगों को बनाओ, क्योंकि तुम उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, उनसे प्रभावित होते हो। वो तुमको विश्वास दिला रहे होते हैं कि ऐसे ही काम करना है, तो वैसे काम नहीं करना है, दूसरे तरीके भी होते हैं सक्सेस होने के। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो कन्विंस करना, आप उसको भैया तैयार कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, इंड्यूस, अर्ज, अश्योर कर रहे हो, भाई देखो ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ढंग से अपना इन्फ्लुएंसर चुनो। अब अगर आप उसको वो इन्फ्लुएंस करना मतलब उसको आप राजी कर रहे हो, अपनी बात से प्रभावित कर रहे हो। डिस्करेज करना मतलब आप नहीं, आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हो, उसको डिस्करेज कर रहे हो। डिसुएड हो गया, स्टॉप हो गया, प्रिवेंट हो गया। तो शी वॉज अनेबल टू कन्विंस हिम टू स्टे विद हर। तो वो अनेबल थी, मतलब वो उसको नहीं कर पाई कन्विंस करना, मतलब उसको राजी नहीं कर पाई कि वो उसके साथ में रहे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो अपने खुद के देश से में ना रह के किसी दूसरे कंट्री में रहता है, तो उसको हम लोग एक्सपेट्रिएट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो, जैसे समवन हु डज नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, तो वो अपने खुद के जो देश है उसमें ना रह के कहीं बाहर रहते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपेट्रिएट कहते हैं। वो कौन होते हैं? वो एमिग्रेंट होते हैं। नॉन नेटिव है। नेटिव का मतलब वो लोकल है चीज़ हमारे लिए। या एक्साइल का मतलब होता है उसको देश निकाला हो गया है। रिफ्यूजी है, वहाँ जाके वो शेल्टर मतलब शेल्टर ये हो जाता है। रिफ्यूजी मतलब जब आप दूसरी कंट्री में गए हो तो वहाँ पे आपने शेल्टर लिया है, वो भी आपका हो जाता है। एंटोनिम्स में क्या होगा? आप वहाँ के निवासी हो, नेटिव हो, आप उसी प्लेस के हो, लोकल हो, आप इंडिजेनुअस हो, लोकल हो, डोमेस्टिक हो। A large community of expatriates has settled there। तो लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने देश से बाहर रह रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी कंट्री का आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफ के बाद लगाया हुआ है, नेटिव वगैरह बात कर रहे हैं, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, क्योंकि बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। ये नाउन हो गया, एक ग्रुप की बात कर रहा है, एक लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं उनको एक्सपेट्रिएट कहते हैं। डन हो गया। एक्सपेट्रिएट मनी कौन सी हो जाती है? जो बाहर काम कर रहे हैं लोग, वहां से हमें पैसा आ रहा होता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिहैबिलेशन। TION लगा हुआ है, आराम से पहचान लोगे, नाउन है। रिहैबिलेशन का मतलब जैसे आपने रिहैबिलेशन सेंटर सुना होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है कि वहाँ पे जैसे जनरली कोई बंदा जब स्मोकिंग वगैरह बहुत करता है या ड्रग्स वगैरह लेता है, या नेगेटिव, उसकी लाइफ एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि उनके साथ में ट्रीटमेंट होता है, ट्रीट करते हैं अपने और फिर उनको कोशिश करते हैं कि जो उनका नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें, जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको नॉर्मल ढंग से कर सकें। ये हो गया। और दूसरा हो गया, कोई घर है वो एक खराब हो गया है, कोई बिल्डिंग है, तो उसका रिहैबिलिटेशन चल रहा है, मतलब उसको दोबारा से ठीक कर रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ गुड कंडीशन। तो समथिंग और समवन आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, समथिंग एंड समवन। तो कोई व्यक्ति है, अगर उसकी नॉर्मल कंडीशन भी खराब है, तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया है ताकि वहाँ जाके वो इम्प्रूव हो सके। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू अ गुड कंडीशन, तो गुड कंडीशन में वापस आना, इम्प्रूवमेंट होना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो सिनोनिम्स भी नाउन ही रहने वाला है। सो इम्प्रूवमेंट हो गया, MENT नाउन है। रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्ट होता तो वर्ब होता, रिकवरी है, रिपेयर है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यानी यहाँ पे वो अपनी कंडीशन में उसके सुधार हो रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है।
फिर नहीं तो क्या होगा? तो अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो उसकी कंडीशन गिर रही होगी, उसमें गिरावट आ रही होगी, तो यानी कि डेटर हो रही है, डेटेरियोरेशन हो गई, डिक्लाइन हो रही है और वर्स हो रही है और खराब हो रही है, फॉल कर रही है ना? वहाँ पे इम्प्रूव कर रही थी, यहाँ पे गिर रही है। ही हैज़ बीन इन द रिहैबिलिटेशन सेंटर सिंस 3 मंथ्स। तो 3 महीनों से वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ फॉर लगाओ। फॉर 3 मंथ्स, तो वो पिछले 3 महीनों से रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। नेक्स्ट क्या है? टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये हमारा एक ईडियम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? स्क्रैच से काम को शुरू करना, मतलब उस काम को एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना। स्क्रैच से काम को शुरू करना मतलब उस काम को एकदम शुरुआत से शुरू करना, तो उसको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना। तो टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या हो गया कि किसी काम को बिल्कुल आपको ज़ीरो से शुरू करना होगा। उस काम को आपको ज़ीरो से शुरू करना होगा। तो टू स्टार्ट कंप्लीटली फ्रॉम द बिगनिंग और टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। इवन जैसे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ ऑलवेज नॉट ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो हमेशा ज़ीरो से शुरू कर पाना आसान नहीं होता है। जैसे हम लोग लाइफ में कुछ हमारा एक गोल होता है जिसको हम अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बट फिर एक ऑल ऑफ अ सडन वो सब कुछ तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। तो ये अगेन स्टार्ट कर पाना मुश्किल है, बट यू हैव, लाइक मैं अगर मैं कह रही हूँ नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दैट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जो भी पास्ट में था अब उसका हम कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, सो मुझे जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज नॉट ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमेशा एकदम शुरुआत से शुरू करना आसान नहीं होता है। तो कैब हमने complete की, हाँ वो कैब हमने कंप्लीट की, अब हम लोग करेंगे स्पेलिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज पहले मैंने देखो, मेरा एक टारगेट ये है कि मैं, ऐसा नहीं है मैं बहुत सारा सारा पढ़ा दूं और आपको कम चीज़ें याद रहें। बेटर ये होगा कि हम रिवीजन ज़्यादा करें, हम चीज़ों को याद ज़्यादा रखें, हम उसको यूज़ कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो फिर से आज मैंने ये दोनों शब्द उठा लिए, मैंने कहा चलो एक बार इनको आज हम उठा लेते हैं, ताकि अगर 1% भी चांस है नहीं याद होने का तो शायद हो जाएगा। कॉलेज की स्पेलिंग बहुत बार मिस्टेक होती है, तो मैंने याद की थी ईजीई होता है और ये स्पेलिंग होती है कोलाज। तो अब आप ये दोनों स्पेलिंग्स के बीच में बिल्कुल भी गलती ना करें। कॉलेज की स्पेलिंग बेधड़क हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉलेज, ईजीई। कॉलेज में क्या होगा? ईजीई। कॉलेज में क्या होगा? ईजीई। और एजीई वाला जो है, जो हम देखो दोनों में कॉल कॉल है, तो कॉल कॉल है दोनों में। यहाँ पे एक तरफ में आ रहा है ईजीई और एक तरफ हो जा रहा है एजीई, इसीलिए ना ये कंफ्यूजन का एक पॉइंट बन जाता है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग यार। जब लेटर, मैंने कहा ना, जब एक ही लेटर के बदल जाने से चीज़ें वहाँ पे होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रही हूँ दोबारा से। तो सिर्फ आप देखोगे इवन ये जीई कॉमन है, कॉल कॉमन है, बट ई और ए का ही फर्क है। तो कॉलेज में क्या हो गया? ईजीई हो गया, और आपका जो कोलाज है उसमें क्या हो जाएगा? एजीई हो जाएगा। कोलाज में क्या होता है? अच्छा, हम याद भी रख सकते हैं। कोलाज का मतलब क्या होता है? कोलाज का मतलब होता है जब हमारा कलेक्शन ऑफ, जब हम अपने फोटोज का कलेक्शन जब हम दिखाते हैं ना, तो कलेक्शन ऑफ फोटोज। अच्छा, तो अगर मैं एक बात बोलूं, कोलाज कैसे बनता है? जब हमारी एज होने, जैसे अगर हम अपनी शुरुआत से शुरू करें, अगर हमारे, तो हमारे बचपन से लेके हमारी एज हो गई है अब मान लो 40 साल, और हमने इसका एक कोलाज बना लिया, यानी हमने एक पूरा ग्रुप बना दिया। तो एज होती जा रही है, कोलाज हमारा बड़ा होता जा रहा है। तो कोलाज क्या है? हमारी एज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपकी एज हो गई है। जस्ट एक लर्न करने का तरीका है। तो कोलाज एज को बता रहा है ना, उसमें फोटोज हम लोग दिखा रहे हैं, उसका कलेक्शन हम दिखा रहे हैं, तो एजीई हो गया। और कॉलेज, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनको थोड़ा ईगो आ जाता है, तो ईगो वाला हो गया ईजी, ईजी हो गया, ई वाला हो गया, और ईजी ई। या ऐसे आई तो थोड़ा नहीं बन पा रहा है, ई वाई ई से तो नहीं बन पा रहा है। देख लो कैसे बना सकते हो। बाकी मैंने आपको फिर से हाईलाइट इसीलिए किया है ताकि अगर भूल गए होगे तो याद हो जाएगा। कॉलेज में ईजी ई होता है, ईगो सोच सकते हो। एज, एज तो हमारी फोटोज में झलकती है ना, फोटोज में एज आ जाती है हमारी, तो फोटोज में एज आ जाती है, तो कोलाज में हमारी एज दिख जाती है। और कॉलेज में ईगो से हम रिलेट कर पा रहे हैं तो कर लो आप। और
ईगो से हो नहीं पा रहा है। ईजीई लगा लो यार, ईजीई, आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ बना सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, ओके। हाँ, तो मैं ना इस शब्द को जब भी मैं आपको सिखाने के लिए कोई नया शब्द आती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ कि यार ऐसा इसमें क्या थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं कि थोड़ा लर्न करने का आसान हो जाए या कुछ ऐसी चीज हिट कर जाए। तो ऐसी मेरी को हिट हुई मेरे को। तो एनिवर्सरी का मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली आप लोगों ने सुना है ना कि शादी की सालगिरह को हम लोग जनरली एनिवर्सरी वर्ड यूज करते हैं। एनिवर्सरी तो आप किसी भी चीज़ की सालगिरह को बोल सकते हैं। बट हम लोग जनरली इसको मैरिज वर्ड में यूज़ कर देते हैं, शादी के लिए यूज़ कर देते हैं। तो देख लेते हैं, मैंने ऐसे ही सोच के बनाया फिर। देखो, एनी की शादी हुई। अब आप लोग को पता है ना, एक शब्द होता है वर्सेस। एक शब्द होता है वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है कि एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। ये पर्सन एक दूसरे के खिलाफ है, तो हम बोलते हैं वर्सेस। जैसे कोई कंपटीशन होने वाला है और मान लेते हैं ए वर्सेस बी, यानी कि अभी आपस में कौन युद्ध करेंगे, ए और बी युद्ध करने वाले हैं। सो ये हम बोल जाएंगे ए वर्सेस बी। शादी में भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, दो लोग हैं तो दो लोग तो पहले तो युद्ध जैसा ही होता है, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा हमें। दूसरे पर्सन की हर बात में बकवास दिखाई दे सकता है। इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल। तो दो लोग आ गए एक साथ में, अब दोनों में युद्ध छिड़ रहा है। युद्ध हो रहा है, एनी का शादी हो रही थी एरी से। एनी की शादी हो रही थी एरी से। तो इनमें क्या हो गए, ये हो गए वर्सेस। ऐसे सोचेंगे वर्सेस। मैंने यहाँ पे सोचो एक सेकेंड। एनी शादी किससे हो रही है, एरी से। तो ये हो गए एक दूसरे के खिलाफ। तू सही कि तू सही, ऐसा हुआ इन दोनों के बीच में। फिर आप लोग जानते हैं कुछ समय बीतता है, फिर हमें कुछ ये पर्सन सही लगने लग जाता है। ठीक ही है, इतना भी पागल नहीं है, काम चलाया जा सकता है, ऐसे सोच सकते हैं ना हम लोग कि इतना भी पागल नहीं है, बात बात करेंगे तो मैनेज हो सकता है। बाकी कुछ चीज़ें तो इसमें बहुत अच्छी हैं, कुछ थोड़ी बहुत खराब है, कुछ तो हम में भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं, हम में भी खराब है। अब हमें लगने लगा है कि चलो ठीक ही है ये इंसान, इसके साथ में हम दोनों मिलके एक हो सकते हैं, तो इस अस को हटा देते हैं। मेरा एस का ही हटा है, तो ये अस को हम हटा देते हैं। चलो अब एक साथ आ ही जाते हैं, क्यों ही झगड़ा करना है। तो ये अस हट गया, क्योंकि अब हम दोनों ही एक हो गए। तो हमारा शब्द क्या बन गया, एनी और एरी के बीच में से अस हट गया, क्योंकि ये खुद अब अस हो चुके हैं, अभी ना किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वर है ये तो अभी भी बचेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि युद्ध कभी खत्म हो जाए। युद्ध तो कभी भी शुरू हो सकता है ना। हाँ, तुमसे मेरी शादी हो ही क्यों गई, मेरा ही भाग खराब था, ऐसे बोलना तो पड़ेगा ही भाई, कैसे काम चलेगा। नहीं तो फिर ये वर तो रहेगा। अस तो अब देखो हो गए, अब तो कहेंगे बच्चों के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। अस तो हो गए, तो अस तो चलो ठीक है, इनमें हो गया, अभी मिल गए। तो लेकिन ये वर तो रहा ही ना अभी भी। तो एनी की शादी हुई एरी से, कुछ टाइम बाद में दोनों मिल गए, तो बेचारा अस खत्म हो गया, लेकिन वर अभी भी वहीं पे बच गया। तो एनिवर्सरी, ये थोड़ी सी मैंने स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वर्स बचा है ना यहाँ पे, एस भी तो रहा है, सिर्फ अस खत्म हुआ है। तो भाई देखो, आपको याद रखना है, एनी की शादी हो गई एरी से। ये वर्सेस थे, VERSUS। लेकिन कुछ समय बाद में इनको, एक मेरे को मूवी याद आ रही है, किसी थी, साउथ वाली थी वो, मस्त थी, लेकिन तो उसमें भी था कुछ ऐसे ही। तो एनी की शादी हो गई एरी से, इन दोनों में युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध हुआ, लेकिन बाद में लगा चलो समझौता कर लेते हैं, सही बंदा है, इतना पागल भी नहीं है ये। ठीक है, तो अस हो गए ये लोग, तो अस हट गया, लेकिन वर्सेस का VERS तो बच गया, तो बन गया यहाँ से एनिवर्सरी, ऐसा कुछ बात। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजास्टर। डिजास्टर आसान शब्द है, कैसे याद रखेंगे, पहले याद रखो डिस। डिस का मतलब हो जाता है कोई भी चीज जो नेगेटिव होती है वो डिश होती है, DIS। आपको पता है एस्टर का मतलब होता है स्टार। एस्टर का मतलब होता है स्टार। तो ऐसा ना, आई थिंक इटालियन शब्द है, तो ऐसा वैसा पहले मानते थे कि अगर हमारे स्टार सही पोजीशन पे नहीं है ना, तो हमारे साथ में क्या हो जाता है, तबाही हो जाती है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो वहीं से हमारे हमारे स्टार्स जो है नेगेटिव हैं, इसीलिए हमारे साथ गंदा हो गया, खराब हो गया, तो वहीं से बन गया डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या हो गया, एस्टर का मतलब स्टार, डिस का मतलब नेगेटिव, स्टार्स हैं खराब, तो स्टार्स हैं खराब, तो हमारे साथ हो गया डिजास्टर। तो डिजास्टर। नेबर
नेबर की अगर हम बात करें तो मैंने एक बार भी, हम इसको पहले भी आज रिपीट कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो लर्न तभी होता है जब वो रिपीट होता है, तो रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। तो नेबर में हमने देखे, अगर EIGH होता है, अगर हमें यहाँ पे EI में कन्फ्यूजन हो रहा हो, है ना, कल मैंने पढ़ाया था ना रिसीव वगैरह, RECEIVE, है ना, तो उसका एक एक्सेप्शन तो आप कह दोगे मैम यहीं मिल गया हमको, नेबर में ही मिल गया। अरे मैम आप हमसे एक्सेप्शन मांग रहे थे, हम दे दिया आपको एक्सेप्शन। चलो भाई सही बात है। तो आपने तो कहा था मैम सी के बाद में जनरली CEI आता है, तो यहाँ कैसे आ गया, यही तो एक्सेप्शन मिल गया ना हमें। आ जाओ, NEI। अब देखो हम इसको लर्न कैसे करें। अब अगर हमें करने में मिस्टेक हो जा रही है कि मैम हम EI में मिस कर दे रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं याद रख सकते। EIGHT 8 होता है ना, तो 8 में से टी हट गया, 8 में से टी हट गया, तो क्या बचा, EIGH, ये बन गया। और आपको पता है BOUR का मतलब होता है आपका, BOUR का मतलब क्या होता है, आई थिंक पड़ोसी होता है, डुएलर होता है, डुएलर मतलब रहने वाला। BOUR का मतलब होता है डुएलर। सो BOUR को और कैसे लर्न कर सकते हैं, बस नहीं आ बन पाया है। तो देखो 8 आ गया, EIGH, और फिर BOUR। अच्छा हाँ, एक बात बतानी थी, अगर आपको कभी कभी ऐसे स्पेलिंग दिखाई दे NEIGH और BOR, तो वो भी गलत नहीं है। BOUR जो है ये UK वाला हो जाता है और ये US वाला होता है। इनका US का हमेशा इंग्लिश से छेड़छाड़ी इन्होंने किया है, हम अपना इंग्लिश बनाएंगे रे बबुआ, ऐसे कुछ इन्होंने किया तो ये ऐसे स्पेलिंग्स को छेड़छाड़ कर देते हैं। बाकी दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। तो नेबर में देखो मेरा BOUR को तुम लोग लर्न कर लेना, बाकी 8 वाली प्रॉब्लम मैंने तुम्हारी सॉल्व कर दी, तो ये हो गया नेबर और भैया BOUR। एनिवर्सरी वाली सही थी ना, बताओ कैसी थी मेरी ये वाली स्टोरी, तारीफ बारीफ कर दिया करो बाल को। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलो आर्टिकल रीड करते हैं। आर्टिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, प्रॉब्लम मतलब इस दिन के साथ में अच्छा नहीं हुआ था, सो लेट्स रीड। तो पहला दिया हुआ है, विद मफल्ड क्राइज एंड टीयर्स रनिंग डाउन देयर चीक्स। मैम कहोगे मैम स्टार्टिंग में ही आपने तो क्राई बता दिया। तो मफल्ड क्राई मतलब वो जो रोना था वो थोड़ा क्लियर तरीके से नहीं सुनाई दे रहा था। आंसू जो थे वो उनके चीक से, उनके गालों से बहते हुए आ रहे थे। They stood in front of a collage of photos of 298 persons who were killed in a landslide of July 30 last year. आई होप कि आपको ये आर्टिकल याद आ गया होगा, बहुत बहुत बुरी चीज़ हुई थी। तो क्या हुआ था, ये जो वो लोग थे वो कहाँ खड़े थे, स्टूड, कहाँ स्टूड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कहाँ खड़े थे ये लोग, इन फ्रंट ऑफ, किस चीज़ के सामने, उस कोलाज के साथ में, सामने मतलब वो जो फोटोज का पूरा कलेक्शन था। इनका वो 298 पर्सनस, 298 लोग, जो उस लैंडस्लाइड में जुलाई 30 को जो लास्ट ईयर हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। They saw the pictures of their lost husbands, wives, parents, children, neighbors, and co workers who had gone to bed on the night of the last July 29 but got wiped out along with debris before the next. वो देख रहे थे, सो जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो और सी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप हैज़ हैव हैड के साथ आप यूज़ करोगे तो आप तीन यूज़ करोगे हैज़ हैव हैड के साथ में। और अगर सिंपली बताना है तो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपका सी हो गया, और फिफ्थ फॉर्म अगर आप देखोगे तो सीज हो जाएगा। दे सॉ, उन वो देख रहे थे वो फोटोज किन की, जो उनके लॉस्ट हस्बैंड्स, वाइफ्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, नेबर्स एंड को वर्कर्स जो गए थे सोने के लिए मतलब जो लास्ट जुलाई 29 की रात को, लेकिन वो ख़त्म हो गए, वो वाइप्ड आउट हो गए। उस डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब वो जो मलबा होता है, जो अवशेष होते हैं, बिफोर द नेक्स्ट डे ब्रेक। नेक्स्ट डे ब्रेक मतलब अगले दिन के शुरू होने से ही पहले। As Wednesday marked the first anniversary of the tragedy, survivors and relatives of the victim broke down before the collage, which was put up near the mass burial ground at the Pethumala near here. तो वेंसडे को फर्स्ट एनिवर्सरी हुई इस ट्रेजेडी की। तो वो जो सर्वाइवर्स जो बच गए उस ट्रेजेडी से, उनके जो रिलेटिव्स थे वो उस कोलाज के सामने आए, और वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाना मतलब कंप्लीटली टूट जाना, रोने लग जाना, है ना। तो वो जो फोटोज वहाँ पे लगी हुई थी।
वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर रहा है ये कंट्री का, मतलब वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब और भी कई सारे डिजास्टर्स हैं, उसमें से ये एक बड़ा डिजास्टर रहा है। ये जो वायनाड लैंडस्लाइड हुआ था, जो आपका मुंडेकई, चूरलमाला और अट्टमाला में हुआ था, जिसमें से 298 लोगों की जिंदगी चली गई थी। उन 298 में से 44 मिसिंग थे, जिनको डिक्लेयर कर दिया कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, और जिसमें से 7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। 14 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने किसी एक पेरेंट को खो दिया। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ साथ, याद रखना है। एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब इसके अलावा, बिसाइड अलग चीज है, उसके बिसाइड का मतलब होता है किसी के साइड में, किसी के बगल में, जिसको बिसाइड का मतलब होता है बगल में, किसी के बगल में अगर आप बैठे हो, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वो मेरे बगल में बैठा है। बट बिसाइड्स का मतलब हुआ इन सब चीजों के साथ साथ, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना और उसके साथ साथ चॉकलेट भी लेके आना, तो वहां पे हम बिसाइड्स, बिसाइड्स को हम लोग गलत यूज करते हैं, अलावा हमें याद रहता है, अलावा। बिसाइड्स मतलब अलावा नहीं होता, इस चीज के साथ साथ में। अलावा हमको लगता है कि इसको छोड़कर, छोड़कर नहीं होता, इसके साथ होता है। इसके साथ साथ में 17 ऐसी फैमिलीज थी जिसके 65 मेंबर्स को उन्होंने खो दिया इस डिजास्टर में, इस तबाही में। एंड राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, मतलब सुबह से ही, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग का मतलब सुबह से ही, वो जो सर्वाइवर्स थे उस लैंडस्लाइड के, जो वेरियस अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं वायनाड के, वो आफ्टर द ट्रेजेडी फ्लॉक टू द बरियल ग्राउंड विच हैज बीन नेम्ड जुलाई 30 हार्टलैंड। तो वो वहाँ आ रहे थे, वो जो बरियल ग्राउंड था जिसको नाम किया दिया हुआ है जुलाई 30 हार्टलैंड। यहाँ पे 56 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी, 213 बॉडीज ऐसी, और एंड टू 13 बॉडीज वर बरिड, तो इनको दफना दिया गया था। इमोशनली चार्ज्ड एयर कल्मिनेटेड विद ऑल रिलीजन प्रेयर एंड गार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द केरला पुलिस एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज फॉलन टू द फ्यूरी ऑफ नेचर। तो ये इमोशनली, डेफिनेटली बहुत इमोशनली सिचुएशन थी। तो ये कैसे कंप्लीट हुई, कैसे ख़त्म हुई, कैसे एंड हुई, जब एक ऑल रिलीजन प्रेयर वहाँ पे हुई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया केरला पुलिस के द्वारा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज, जो क्या हो गए, जो शिकार हो गए किस चीज का, नेचर के गुस्से का। फ्यूरी ऑफ नेचर का मतलब नेचर का गुस्सा, नेचर का प्रकोप। मिनिस्टर्स, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स अटेंडेड द फंक्शन। आपको पता है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना, मिनिस्टर्स का मतलब होता ही है कि वो लोग पीपल्स प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों के ही तो वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो वहां पे प्रेजेंट थे। अब कुछ और एक्सप्लेन किया है। सहीस who had a miraculous escape in the tragedy came to pray for his close friends and their family। so वो ये एक पर्सन के बारे में बताया जिनका मिराक्यूलस escape हुआ था इस ट्रेजेडी से, मतलब एकदम चमत्कार पूर्ण, जिसको विश्वास कर पाना मुश्किल है। वो भी आए थे अपने जो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को उन्होंने खो दिया है उनके लिए प्रार्थना करने। आगे बोलते हैं जो मेरी डॉटर है वो सीरियसली इंजर्ड हुई थी उस घटना में, और उसके अंदर करेज नहीं है कि वो यहाँ पर इस मेमोरियल प्रोग्राम में टर्न अप हो सके। टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना, टर्न अप का मतलब प्रेजेंट होना, ठीक है। शी इज येट टू रिकवर फ्रॉम द मेंटल ट्रॉमा, येट टू रिकवर मतलब अभी भी, येट का मतलब हो गया अभी भी, वो जो मेंटल ट्रॉमा है उससे रिकवर हो रही है, उससे रिकवर तो अभी भी वो हो रही है, अभी कंप्लीटली वो रिकवर नहीं हुई है। मेरे 9 नेबर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई एंड आई हैव टू प्रे फॉर देम, ऐसा उन्होंने कहा। जो एक रेंटेड प्रेमाइसिस, मतलब एक रेंटेड बिल्डिंग में रहते हैं उस ट्रेजेडी जोन के बाहर। पॉइंटिंग टू 3 टूम स्टोन्स मार्क्ड विद द हाउस नेम कलिंगल estate, वर्कर एम साजी said he had lost 8 from his extended family। एक और पर्सन है, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, वो 3 टूम्स के ऊपर में जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 8 अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया। मेरी वाइफ, माई वाइफ उषा देवी सिस्टर एंड हर फैमिली, ही सेड एज ही प्लेस्ड बरिंग सैंडल स्टिक नियर द टोम्बस्टोन।
one after another. 10-year-old Avantika, one of the 7 children who lost both their parents, came with the family of her paternal uncle to pay tribute to the departed. तो ये जो अवंतिका है ये उन्हीं 7 बच्चों में से एक बच्ची है जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। तो वो आई थी अपनी विद द फैमिली ऑफ हर पैटर्नल अंकल। पैटर्नल का मतलब क्या हुआ है, जो फादर की साइड से, यानी जो उसके चाचा हैं। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है ना कि अंकल आप मामा को भी अंकल बोल देते हो। अब पैटर्नल अंकल बोल के बताना पड़ रहा है कि वो अपने चाचा के साथ में, यानी अपने जो फादर के साइड के रिलेशन हैं वो हो गया, नहीं तो मैटरनल हो जाता। तो वो जो उसके चाचा हैं वो उनके साथ में आई थी। जो लोग चले गए हैं, जो डिपार्टेड मतलब जो चले गए हैं, जैसे ट्रेन डिपार्टेड होती है ना, ट्रेन के चले जाना, उनकी मृत्यु हो गई है उनको भी डिपार्टेड बोलते हैं। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके लिए प्रे करने के लिए। अवंतिका भी बहुत इंजर्ड हुई थी। शी केम टू नो दैट हर पेरेंट्स एंड एल्डेस्ट ब्रदर आर नो मोर ओनली 3 months आफ्टर द ट्रेजेडी। मतलब कि 3 महीने बाद उसको पता चला कि उसके जो पेरेंट्स हैं और उसका जो बड़ा भाई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रही थी। बाद में वी केम टू दिस बरियल ग्राउंड टू कन्विंस हर। हमें ये जो बरियल ग्राउंड है जहाँ पे उनको दफनाया गया था, वहाँ हमें इसे लाना पड़ा उसको कन्विंस करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा हो चुका है। However, she often insists on seeing her parents, and it has been a traumatic year for her, said her uncle. However, लेकिन शी ऑफन अक्सर वो इंसिस्ट करती है, दबाव देती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है। और ये जो साल गुजरा है हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक ईयर रहा है। आफ्टर अ मेमोरियल इवेंट के बाद में बहुत सारे जो सर्वाइवर्स थे वो वहाँ पे चूरलमाला गए, मुंडकय, जो ये आपका हिट एरिया था, जो आपका ये जो ग्राउंड ज़ीरो, जो एक मेन एरिया था जहाँ पे ये आपका लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ ये गए। द विलेजेस दैट हैड फ्लीड होगा ऑन दैट फेटफुल नाइट। तो ये वो गांव थे जहाँ से फिर जो बच गए थे लोग वो उस गांव को छोड़ के चले गए। हो सकता है ना कि उन्होंने सब कुछ खो दिया तो हिम्मत ही नहीं बची होगी वहां रहने की। ऑन दैट फेटफुल नाइट, तो फेटफुल फेटफुल का मतलब क्या हो जाता है? देखो फेटफुल के दो मीनिंग हो जाते हैं। फेट का मतलब एक तो हमारी तकदीर हो जाता है। तो एक तो फेटफुल का मीनिंग थोड़ा उसमें भी हो गया कि एकदम तबाही वाली रात हो गई, तबाही हो गया वो चीज़, एकदम डिज़ास्टर वाला मीनिंग, डिज़ास्ट्रस वाली मीनिंग दे रहा है ये। और एक फेटफुल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आज आपको आपकी तकदीर बदल देगी, आपकी तकदीर में एकदम बदलाव लेके आ जाएगी, ठीक है? एन एक्सपेट्रिएट फॉर 30 ईयर, मतलब कोई पर्सन है जो 30 साल से विदेश में रह रहे हैं। अच्छा, ये इनका नाम दिया हुआ है शोकंत, 52 ईयर है उनकी एज। उन्होंने फाउंड दैट टाइम हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल एट हिज विलेज। ओके, कम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है एकदम गतिहीन हो जाना, एकदम कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं पे ठहर गई है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा ऐसी समय हो रखा है हमारे गांव में कि ऐसे लग रहा है कि सब कुछ वहीं ठहर गया है। माई हाउस एंड 1 acre of cardamom plantation were washed out. Weeds have grown over the place where my house stood. तो उन्होंने क्या बोला, जो मेरा घर है और जो कार्डमम का मतलब जो इलायची की जो मेरी पैदावार थी वो भी कंप्लीटली ख़त्म हो गई है। अच्छा, वाइप आउट हमने पढ़ा था ना, उसी का सिनोनिम हो जाएगा वॉश्ड आउट, मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना। उसकी जगह पे घास उग गई है। ओवर द प्लेस वेयर माई हाउस स्टूड, मतलब जहाँ पे मेरा घर होता था वहाँ पे पूरे एरिया में घास हो गई है। I will get a house in the rehabilitation scheme, but I have to start from the scratch. I will get a house मतलब मुझे घर तो मिल जाएगा, वो जो रिहेबिलेशन स्कीम है, जिन लोग के घर तबाह हो गए थे उनको जो गवर्नमेंट उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, उसमें मुझे मेरा घर तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आई हैड लॉस्ट 26 ऑफ माई रिलेटिव्स, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 26 रिलेटिव्स को खो दिया। मीनवाइल इसी दौरान जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं के राजन, उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी हाउसेज 49 मोर पीपल को, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इंक्लूडिंग द टाउनशिप फॉर रिहेबिलिटिंग द सर्वाइवर्स 451। तो टोटल 451 लोगों को जो है
जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाउस प्रोवाइड करेगी। ट्रेडर एंड ओनर्स ऑफ बिल्डिंग विल बी गिवन कंपनसेशन, सो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। स्टेट ने अलॉट किया है 700 करोड़ इस डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए फॉर द लैंडस्लाइड विक्टिम, और जो एंटायर अमाउंट है ये खर्च किया जाएगा रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, अब आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैम ये इतना सैड इवेंट आपने क्यों चूज किया आज की क्लास के लिए। इसके पीछे एक ये पर्पस था कि सी ये नेचुरल कैलामिटी थी और हमारी लाइफ भी अनसर्टेन है, हमें भी नहीं पता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। स्टिल हम लोग बहुत नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। हम अप हम दूसरों के साथ बहुत कुछ गलत कर देते हैं, ये सोच के कि अरे ये तो सब मेरा है। तो कुछ भी हमारा नहीं है, जो है वो हम कितने आराम से जी रहे हैं और कितने आराम से हम दूसरों को जीने दे रहे हैं। खुद तो आराम से जी रहे हैं, ये तो ठीक है, बट हम दूसरों की लाइफ में तो कहीं कुछ तबाही नहीं मचा रहे, क्योंकि आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एक टेम्पररी है आपकी लाइफ, यहाँ पे कुछ आपका नहीं है। तो पैसे को लेके करप्शन में आप अब एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो याद रखना है, हमें कुछ नहीं पता कि अगले पल हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। और ज़्यादा ना ये गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, बिकॉज़ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो आपको क्या ही कर लोगे अगर आप बहुत सारा पैसा जमा कर लोगे गलत काम करके। तो बी नॉर्मल, अच्छे से रहो, खुश रहो, नुकसान मत पहुँचाओ किसी को। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस थिंग, बिकॉज़ ताकि हमें पता रहे कि लाइफ़ में कुछ भी सर्टेन नहीं है हमारे, ठीक है? चलिए थोड़े से सेंटेंस कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुझ में उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव करेज टू आस्क हिम एनीथिंग। आई डोंट हैव करेज टू आस्क हिम एनीथिंग। आई डोंट हैव करेज टू आस्क हिम एनीथिंग। अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि हैव किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पे डू क्यों लगाया है, या उसमें अकेले वहाँ जाने का साहस नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, उसमें अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे डज़ के साथ हैव लगाया, शी डज़न्ट हैव करेज टू गो, शी डज़न्ट हैव द करेज होगा, शी डज़न्ट हैव द करेज, शी डज़न्ट हैव द करेज टू गो देयर अलोन। अलोन मतलब अकेले। और THERE और THEIR में अंतर होता है। ये जो देयर होता है ये प्लेस के लिए आता है, जगह के लिए आता है, जैसे उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं, वहां, ये जगह के बारे में बता रहा है, तो THERE। और देयर जो होता है ये लोगों के लिए आता है, ये पर्सन के लिए आता है, ये दे का प्लूरल फॉर्म जो बनाते हैं हम लोग, ये देयर हो जाता है, जैसे देयर हाउस है ना, तो उनका घर, तो ये उनका घर हो गया, ये पर्सन के लिए आता है। और ये जो THERE है ये आपका प्लेस के लिए आता है। तो शी डजेंट हैव द करेज टू गो देयर अलोन। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने हैव क्यों लगाया है, भले ही हमारा सब्जेक्ट शी है। अगर मैं बोलूँ कि उसके अंदर करेज है तो मैं बोलूँगी शी हैज़ द करेज टू गो देयर अलोन, शी हैज़ द करेज टू गो देयर अलोन। बट जब मैंने इसका नेगेटिव बनाया, या क्या उसके अंदर हिम्मत है वहां जाने की, तो ये बन जाएगा डज शी हैव द करेज टू गो देयर अलोन, डज शी हैव द करेज टू गो देयर अलोन। और क्योंकि आप लोग जानते हैं हमने हैव की क्लास में, हैज़ की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपको पता है ना। नहीं पता है तो ये वाली वीडियो आप लोग अभी देख लेना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है ना, और आइकन पे भी लगा दूंगी। तो यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ये क्लियर होना चाहिए। इसका भी हम ऐसे ही नेगेटिव तो ऑलरेडी है, अगर इसका पॉजिटिव होता तब भी ये ऐसे रहता, आई हैव द करेज टू आस्क हिम एनीथिंग, मेरे पास हिम्मत है उससे कुछ भी पूछने, मैं पूछ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है? यस, आई हैव द करेज टू आस्क हिम एनीथिंग। आई हैव द करेज टू डू दिस वर्क, मेरे अंदर हिम्मत है ये काम करने की, ऐसे बोलते हैं हम लोग। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है ये काम करने की? क्या मेरे अंदर हिम्मत है ये काम करने की? अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा तो डू आ गया जाएगा, डू आई हैव द करेज टू गो देयर अलोन, ऐसे कुछ बना सकते हैं हम। क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? ये भी एक कॉमन शब्द है, तो इसको कॉमन सेंटेंस है, इसको हम कैसे बोलेंगे? कैन वी वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कैन वी वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? कैन वी वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कैन वी वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर। आगे, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ही हैजंट ईटन, अच्छा ये गलत हो गया, ही हैजंट ईटन येट। येट मतलब अभी तक, येट मतलब अभी तक, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, सो ही हैजंट ईटन येट।
येट मतलब अभी तक नहीं खाया है, आगे तो खा सकता है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है। वे अभी तक नहीं आए हैं, सेम एस बन जाएगा, दे हैवंट कम येट। फिर से बात देखो याद रखनी है, कम जो है, कम का जो आपका फर्स्ट फॉर्म है वो कम हो गया, जो सेकंड फॉर्म है वो केम होता है, और जो थर्ड फॉर्म है वो कम होता है, फोर्थ फॉर्म कमिंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म कम्स होता है। फिफ्थ फॉर्म कम्स होता है, तो थर्ड फॉर्म भी कमी है, फर्स्ट फॉर्म भी कमी है। तो मैंने आपको बोला कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे कम जो है ये थर्ड ही फॉर्म है। बात सही आ गई? ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए? अच्छा, इसके साथ में हमने क्लास को कर लिया कंप्लीट। तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है, देखो बता देती हूँ। लाइक कर दो, नहीं किया कुछ काम दिया है वो कमेंट कर दो, क्लास कैसी लगी ये बता दो, बात सही। शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, डू इट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करो रे बबुआ, और ये बेल आइकन को दबा दो। और क्या करो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंड enjoy, ट्राई टू enjoy yourself. I know it's quite tough, but still try to enjoy yourself. That's it. Take care of yourself. Bye bye. See you tomorrow.